दोपहर के 12 बजने वाले हैं। वक्त सुपर फास्ट 100 का और मैं आपके साथ हूं राजीव शर्मा। मैं आपके साथ हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। रेप पर दिए गए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेजने की बात कही है। महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कल इंडिया न्यूज के शो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में ये बातें कही थी। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने यूपी के मुरादाबाद में एक रैली में बेतुका बयान दिया था। उन्होंने रेप केस में फांसी दिए जाने का विरोध किया और कहा कि लड़कों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए फांसी नहीं दी जानी चाहिए। अब बेचारे को 3 को फांसी होगी, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी कैसी बन गई? मुलायम सिंह यादव ने यहां तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी रेप कानून में बदलाव करेगी और आरोपियों को फांसी नहीं होने दी जाएगी। ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, जो प्रयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाए। मुलायम सिंह यादव ने तो लड़कियों पर भी सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा कि लड़कों से मतभेद होने के बाद लड़कियां रेप का आरोप लगा देती हैं। लड़के लड़कियों अब बाद में उनका मतभेद हो गया और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके बयान देती कि मेरे साथ रेप किया। उधर कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव के बयान की निंदा की है। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि इस बयान के लिए मुलायम सिंह को माफी मांगनी चाहिए। का बयान देना बहुत ही आपत्तिजनक नहीं है, बल्कि बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक है। बिल्कुल उनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने भी मुलायम पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि मुलायम सिंह रेप कानून में बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन उनकी यह हसरत कभी पूरी नहीं होगी। संविधान के माध्यम से बलात्कारियों की मदद करने के लिए कम से कम मुझ जैसी महिलाएं उनके खिलाफ आवाज उठाएंगी और ये भारत की संसद में कभी होने नहीं देंगी। ये वो बात गांठ बांध दें। वहीं मुलायम सिंह के बेटे और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिता के बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि देखना होगा कि बयान किस संदर्भ में दिया गया था। उस पे हम चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते हैं और मेरी जानकारी में भी नहीं है। हालांकि किस संदर्भ में कहा गया होगा, क्योंकि ये जमाना बड़ा खराब है। ये चैनलों का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, SMS का जमाना है। कौन सी बात किस रूप में कही जाए और कितनी दिखाई जाए। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री आजम खान ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। संभल में चुनावी प्रचार के दौरान आजम ने कहा कि बीजेपी दंगाई के नाम पर वोट मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ आ गई कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, एक हत्यारे के नाम पर। आजम खान यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि उस नरेंद्र मोदी जैसे शख्स के हाथ में देश की बागडोर कैसे दी जा सकती है जिसने गुजरात में दंगे करवाए। जिसने तेजाब के टैंकों में 2.5 गांव के मासूम बच्चों को गिराया है, जिसे हाई मारा है, उसके हाथ में मुल्क दोगे? 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुस्तकबिल उसके हाथ में दोगे? आजम खान ने यह भी कहा कि एक तरफ मोदी जैसे दंगाई हिंदू हैं तो दूसरी तरफ मुलायम, लालू, नीतीश जैसे सेक्युलर हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि देश को यह तय करना होगा कि दंगाई को वोट न मिले। एक तरफ पूरे हिंदुस्तान के हिंदू खड़े हैं और दूसरी तरफ एक गुजरात का दंगाई खड़ा है। बताओ, मुल्क इनके साथ जाएगा या एक दंगाई और फासिस्ट के साथ जाएगा? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फेसबुक के जरिए मोदी पर हमला बोला है। ममता ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा कि मोदी के राज में गुजरात का कोई विकास नहीं हुआ है और दिनों दिन गुजरात की विकास दर गिरती गई है। दरअसल कल दार्जिलिंग की लहरी में मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। चिटफंड घोटाले के बहाने मोदी ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा था। गरीब लोगों के 10-10 रुपए भी लूट लिए हैं। उन लुटारों को ठिकाने लगाने के लिए हमें मौका दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है। इंडिया न्यूज की रिपोर्टर
मिथिलेश कुमार के सवाल के जवाब में प्रियंका ने कहा कि उन्हें मोदी की लहर नहीं दिखती। लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी की लहर है। आपको भी लगता है? आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। नरेंद्र मोदी आज धुआंधार रैली कर रहे हैं। ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ तक उनकी जनसभाएं हैं। केवल ओडिशा में ही उनकी 3 रैलियां हैं, जिसके बाद वो छत्तीसगढ़ के महासमुंद में चुनाव प्रचार करने जाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का भाषण आज एक साथ 100 जगहों पर सुना जा सकेगा। 3D तकनीकी के जरिए मोदी के भाषण का प्रसारण होगा। शाम 6 से 8 बजे के बीच मोदी का ये भाषण सुना जा सकेगा। नरेंद्र मोदी के भाषण के लाइव प्रसारण के लिए बिहार के नालंदा में लगाया गया मंच गिरने से हड़कंप मच गया। कल बिहार शरीफ के बाजार समिति मैदान में मंच गिर गया था, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए थे, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। कल जहानाबाद की रैली में मोदी ने सत्ता में आने पर बिहार को स्पेशल पैकेज देने का वादा किया। हालांकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में बिहार का कोई जिक्र नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। मोदी ने नाम लिए बगैर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोहरा मापदंड अपनाने वाले नेताओं को हराने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव लड़ने के खिलाफ लगाई गई अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है मोदी को गुजरात दंगों के मामले में क्लीन चिट नहीं मिली है, इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस ने पूर्व पीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी का सहारा लिया है। कांग्रेस ने अपनी वेबसाइट पर वाजपेयी की बाकायदा तस्वीर लगाई है और मोदी पर दिए उनके राजधर्म वाले बयान को पोस्ट किया है। कांग्रेस की वेबसाइट में वाजपेयी की तस्वीर लगाकर पूछा गया है कि जिस वाजपेयी ने मोदी को मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं समझा था, क्या आप उस शख्स के हाथ में देश का भविष्य सौंप देंगे? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल राजस्थान के उदयपुर में नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी ने आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता को दरकिनार कर दिया और अडानी को गले लगा लिया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी से बाहर निकाले गए जसवंत सिंह का भी जिक्र किया और कहा कि मोदी के सामने वैसे वरिष्ठ नेताओं की कद्र नहीं है जिन्होंने बीजेपी को अपनी जिंदगी दी। बागी तेवर के चलते बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह को निकालने के बाद पार्टी ने उनके बेटे मानवेंद्र सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी ने मानवेंद्र की प्राथमिक सदस्यता रद्द करने के साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी निकाल दिया है। मानवेंद्र सिंह पर आरोप है कि पार्टी के मना करने के बावजूद वो अपने पिता जसवंत सिंह का प्रचार कर रहे थे। जसवंत सिंह बाड़मेर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते पार्टी ने उन्हें पहले ही निष्कासित कर दिया है। साफ सुथरी राजनीति का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल को दागियों और बाहुबलियों से समर्थन लेने में कोई एतराज नहीं है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे केजरीवाल ने कहा कि मोदी को हराने के लिए किसी का भी समर्थन चलेगा। वहीं वाराणसी में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का समर्थन लेने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि मोदी को हराने के लिए किसी का भी समर्थन चलेगा। तो चाहते हैं कि सबका सपोर्ट हो जी, मोदी जी को, राहुल गांधी जी को हराने के लिए इस देश के सब लोग सपोर्ट करें। इससे पहले इलाके के बाहुबली मुख्तार अंसारी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। इसकी पुष्टि मुख्तार के भाई और कौमी एकता दल के अध्यक्ष अफजाल अंसारी ने की। अभी तक ये साफ नहीं है कि कौमी एकता दल वाराणसी से किसी कैंडिडेट को बनाएगी या फिर बड़ी पार्टी को समर्थन देगी। कौमी एकता दल ने कहा है कि वो 17 अप्रैल को अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहली बार माना कि दिल्ली की सत्ता छोड़ना उनकी बड़ी गलती थी। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा देने में जल्दबाजी की और जोश में आकर इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल ने अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मुझे कुछ और दिन लेना चाहिए था, उसके बाद सरकार छोड़ी जा सकती है। हमारे फैसले और जनता के बीच संवाद में कमी की वजह से बीजेपी कांग्रेस ने हमारे बारे में झूठी बातें फैलाई। केजरीवाल ने कहा कि सरकार के इस्तीफे से 2 तरह के लोग निराश हुए। पहले वो जो हमारे पक्के समर्थक हैं और दूसरे वो जो मुझे सीएम और मोदी को पीएम देखना चाहते हैं। ऐसी कैटेगरी के लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि मैंने मोदी को सीधी टक्कर दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर से पार्टी उम्मीदवार दलजीत सिंह के लिए रोड शो किया। केजरीवाल का रोड शो शहर के कई इलाकों से होकर गुजरा।
अमृतसर में रोड शो से पहले अरविंद केजरीवाल ने स्वर्ण मंदिर में मत्था भी टेका। इस दौरान केजरीवाल के साथ बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने हलफनामे में पहली बार अपनी पत्नी का जिक्र किया तो बवाल मच गया, लेकिन उनकी पत्नी जशोदाबेन मीडिया से दूर चारधाम की तीर्थ यात्रा पर निकल गई हैं। वो महिलाओं के एक ग्रुप के साथ धर्मकर्म के लिए निकली हैं। एक अखबार के मुताबिक जशोदाबेन ने अपने पति नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखने के लिए कुछ महीनों से चावल खाना भी छोड़ दिया है। वो दिन में एक ही बार खाना खाती हैं और जूते चप्पल भी पहनना छोड़ दिया है। मोदी के हलफनामे में पत्नी के नाम के जिक्र को लेकर कांग्रेस अब दो तरह की राय सामने रख रही है। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला ने कहा है कि किसी की निजी जिंदगी पर हमला करने से परहेज करना चाहिए। वाघेला चाहे कुछ कहें, लेकिन कांग्रेस मोदी पर हमलावर है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा और कहा कि क्या देश की महिलाएं ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करेंगी जो महिला का पीछा करता है और पत्नी को उसके हक से वंचित रखता है। वोट अगेंस्ट मोदी। नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा कि मोदी ने अगर पहले के हलफनामे में पत्नी के नाम का जिक्र नहीं किया था तो इस बात से इनकार भी नहीं किया था कि वो शादीशुदा नहीं है। पहले उन्होंने कभी लिखा है कि मैंने शादी नहीं किया, तो कैसे आज की बात को इतना रुद्र स्वरूप दे रहे हो? दरअसल वडोदरा में नामांकन के दौरान मोदी ने बुधवार को जो हलफनामा पेश किया उसमें अपनी पत्नी का नाम जसोदाबेन लिखा। ऐसा पहली बार हुआ है कि मोदी ने अपने हलफनामे में खुद के शादीशुदा होने का जिक्र किया और पत्नी के कॉलम को खाली नहीं छोड़ा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल अमेठी से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी रहेंगी। तीसरी बार अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी आज यूपी के दौरे पर हैं। रामपुर में रोड शो के बाद वो शाहजहांपुर में जनसभा करने वाले हैं। साथ ही अकबरपुर में भी उनकी रैली है। साथ ही जम्मू कश्मीर के डोडा में भी राहुल गांधी की जनसभा। यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज लखीमपुर में रैली कर रहे हैं। अखिलेश यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रवि प्रकाश शर्मा के लिए वोट मांगेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव आज बदायूं के बबराला डिग्री कॉलेज में रैली कर रहे हैं। मुलायम यहां अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। मिजोरम में आज लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे और वोटिंग के लिए जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए 9 अप्रैल को ही चुनाव होना था, लेकिन राज्यव्यापी हड़ताल की वजह से यहां चुनाव रद्द कर दिया गया। इस सीट पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच मुकाबला है। शनिवार को चौथे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में 4 राज्यों की 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इसमें असम की 3, गोवा के 2, त्रिपुरा, सिक्किम की 1-1 सीटें शामिल हैं। 12 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के साथ साथ सिक्किम में विधानसभा के लिए भी वोट डाले जाएंगे। सिक्किम की सभी 32 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर में कल बम्पर वोटिंग हुई। कल दिल्ली समेत 14 राज्यों की 91 सीटों पर वोट डाले गए थे। दिल्ली की 7 सीटों पर 64% मतदान हुआ, जो रिकॉर्ड साल 2009 में 52% वोट से कहीं ज्यादा है। दिल्ली की सभी सीटों की बात करें तो नई दिल्ली में 65.9% मतदान हुआ, तो चांदनी चौक में 65.1, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 66% वोटिंग हुई, ईस्ट दिल्ली में 64, वेस्ट दिल्ली में 64 और नॉर्थ वेस्ट में 61 और दक्षिणी दिल्ली में 63% वोट पड़े। तीसरे दौर में पश्चिमी यूपी की 10 सीटों पर 65% वोट पड़े। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ में बम्पर वोटिंग हुई। 2009 के मुकाबले इन सीटों पर 14% ज्यादा वोटिंग की गई। तीसरे दौर में महाराष्ट्र की 10 सीटों के लिए वोट डाले गए। यहाँ 54.13% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। अगली वोटिंग 5वें चरण में 17 अप्रैल को होगी। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर 56% से ज्यादा मतदान हुआ। इन सीटों में सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद शामिल हैं। यहां अगला चुनाव 5वें चरण में 17 अप्रैल को होगा। तीसरे दौर में बिहार की 6 सीटों के लिए 55% मतदान हुआ। इन सीटों में सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद शामिल हैं। यहां अगला चुनाव 5वें चरण में 17 अप्रैल को होगा। तीसरे दौर में बिहार की 6 सीटों के लिए 55% मतदान हुआ। मीरा कुमार की सीट सासाराम और चिराग पासवान की जमुई सीट समेत काराकट, औरंगाबाद, गया और नवादा सीट पर वोटिंग खत्म हो गई। बिहार में अगला चुनाव का चरण 17 अप्रैल को है।
हरियाणा में 65% मतदान हुआ है। यहां सभी 10 सीटों पर वोट डाले गए। इन सीटों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, भिवानी, गुड़गांव और फरीदाबाद सीटें शामिल हैं। नियम कानून की धज्जियां उड़ाने वाली आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार राखी बिरलान पर आचार संहिता उल्लंघन के तहत कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय देव ने कहा कि शिकायत आई तो जांच के बाद कार्रवाई होगी। हमारे पास जैसे ये कंप्लेंट आएगी डेफिनेटली उसके ऊपर एग्जामिन करके उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन बनती है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के तहत उसको एग्जामिन करके आगे एक्शन लिया जाएगा। दरअसल नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार राखी बिरलान पार्टी की टोपी पहनकर ही बूथ पर वोट डालने पहुंच गई थी। हालांकि अफसरों के विरोध के बाद उन्हें टोपी उतारनी पड़ गई। राखी बिरलान ने मतदान केंद्र पर एक और नियम कायदा तोड़ा। मंगोलपुरी के यू ब्लॉक में वोट देने जब वो पहुंची तो कतार में नहीं लगी बल्कि लाइन में लगी महिलाओं को पार करते हुए सीधे वोट देने चली गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सोनी सोरी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए वोट डाले। सोनी दंतेवाड़ा में वोट देने पहुंची तो आम आदमी पार्टी की टोपी पहन रखी थी, जिससे पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू भी बना हुआ था। न सिर्फ सोनी सोरी बल्कि उनके साथ मतदान केंद्र पहुंचे समर्थक भी आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए थे। बूथ पर किसी भी पार्टी के झंडे या चुनाव निशान का प्रदर्शन करना गलत है, लेकिन सोनी सोरी ने नियमों को धता बता दिया। दिल्ली के रोहिणी में एक बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को वोट नहीं देने से नाराज होकर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को लाठी डंडों से जमकर पीटा। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा तीरथ मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए। बिहार के गया में बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर जमकर बवाल हुआ। गांव वालों के पथराव के जवाब में पुलिस ने घंटों फायरिंग की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। गांव वालों के मुताबिक चुनाव ड्यूटी कर रहे लोग एक खास पार्टी को वोट देने का दबाव बना रहे थे, लेकिन जब वोट देने आई महिलाओं ने मना कर दिया तो वो लोग महिलाओं को भद्दी गालियां देने लगे, जिससे गांव वाले भी भड़क गए। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने अमृतसर से बीजेपी उम्मीदवार अरुण जेटली के लिए रोड शो किया, लेकिन वो इस मौके पर केजरीवाल की तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार दोबारा आएगी और 49 दिन में दिल्ली में कई बदलाव आए। बाराबंकी में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य उषा रावत ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। बाराबंकी लोकसभा से टिकट काटे जाने से नाराज होकर उन्होंने बीजेपी आलाकमान पर पैसे लेकर टिकट बांटने का गंभीर आरोप भी लगाया। आजमगढ़ में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बाहुबली रमाकांत यादव अपने समर्थकों को पैसे देते कैमरे में कैद हुए। यही नहीं, जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया तो उन्होंने मीडिया कर्मियों को धमकी भी दी कि ये विजुअल टीवी पर नहीं दिखाना। गुजरात के राजकोट में बीजेपी उम्मीदवार मोहन भाई कुडारिया दूल्हे के रूप में घोड़ी पर बैठकर वोट मांगने के लिए निकले। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि राजकोट की जनता उनको संसद भेजेगी। गुजरात के पाटन लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अतुल पटेल का नामांकन रद्द हो गया है। चुनाव विभाग ने अतुल पटेल के नामांकन पत्र में उनके प्रस्तावकों के नाम में गलतियां पाई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। हाईकोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने पर तरुण तेजपाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तहलका मैगजीन के फाउंडर एडिटर तेजपाल पर अपने ही जूनियर पत्रकार के यौन शोषण का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई की उस अर्जी पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा, जिसमें बोर्ड ने आईपीएल फिक्सिंग से जुड़े बयान के टेप और ट्रांसक्रिप्ट मांगे हैं। ये बयान महेंद्र सिंह धोनी, एन श्रीनिवासन और सुंदर रमन के हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच पटना में एक कार से 1 करोड़ रुपए कैश बरामद होने से हड़कंप मच गया। इस नकदी के साथ पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया। शक है कि इस रकम का इस्तेमाल चुनाव में होना था। हालांकि हिरासत में लिए गए लोग खुद को एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी का कर्मचारी बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये पैसा बैंक का है और एटीएम में डालने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस को शक है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि 1 करोड़ की नकदी बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के एटीएम में ले जाए जाने की बात गले नहीं उतरती। हिरासत में लिए गए लोगों के पास रकम से संबंधित दस्तावेज भी नहीं है। ऐसे में पुलिस ने रकम जब्त कर ली है और जांच शुरू कर दी। दिल्ली में पुलिस ने एक शराब लदा टेम्पो जब्त किया है। नंदनगरी इलाके में पकड़े गए इस टेम्पो का ड्राइवर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस को शक है लाखों की ये शराब हरियाणा से तस्करी कर लाई गई है और चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल होना था। मध्य प्रदेश में गुंडे बदमाशों पर वर्दी का कहर जारी है। इंदौर में एक बार फिर पुलिस ने गुंडों का जुलूस निकाला। इंदौर के चंदन नगर इलाके में पुलिस ने 4 बदमाशों का सरेराह जुलूस निकाला और उन पर जमकर लाठियां बरसाई। जिस इलाके में ये बदमाश गुंडागर्दी करते थे, उसी इलाके में पुलिस ने जनता के सामने इनका तमाशा बनाकर उनकी हिकड़ी निकाल दी।
पुलिस ने चारों बदमाशों को सरेरात 20 सड़क पर उठक बैठक करवाई। इस दौरान उन पर डंडे भी बरसते रहे। पुलिस ने इतने पर ही पुलिस नहीं मानी। गली गली घुमाकर इन बदमाशों से पुलिस वालों ने जनता के सामने इनसे माफी मंगवाई। जो लोग भी इनके सताए हुए थे उनके पैर छूकर इन बदमाशों ने माफी मांगी। मुंबई के लालबाग में जूते के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग बुझाने में दमकल की गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। दिल्ली के नंदनगरी में 2 लोगों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली के राजपथ पर देर रात स्विफ्ट डिजायर और होंडा सिटी कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज थी। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। एमपी के छतरपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां के नौगांव में एक शख्स ने युवती के घर में घुसकर उसके साथ रेप किया, फिर तेजदार डाल दिया। वारदा के बयान पर मामला दर्ज हुआ है। झारखंड के गुमला जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब चुनाव ड्यूटी पर तैनात इंडिया रिजर्व बटालियन यानी आईआरबी के एक जवान ने अपने 3 साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी जवान अपनी राइफल लेकर भाग गया। बाद में उसने मोदिनी नगर पुलिस थाने में अपने हथियार सहित समर्पण कर दिया। यूपी सरकार के 2 फरार मंत्रियों जयशंकर पांडे और लीलावती कुशवाहा ने आज फैजाबाद की एक अदालत में सरेंडर कर दिया। कुछ दिन पहले इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई थी कि पुलिस भले ही इन 2 फरार मंत्रियों को ना तलाश कर पा रही हो, लेकिन कैसे ये होटल में मजे से रह रहे थे। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद दबाव में आए इन दोनों मंत्रियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। T20 लीग के 7वें टूर्नामेंट के उद्घाटन में कोई भव्य समारोह नहीं होगा। हालांकि शाही डिनर का इंतजाम जरूर किया गया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन पर जूता फेंकने का मामला सामने आया है। ये वाकया उस वक्त हुआ जब हिलेरी लास वेगास में स्पीच दे रही थी। हालांकि बाद में जूता फेंकने वाली महिला गिरफ्तार कर ली गई। हिलेरी क्लिंटन को निशाना बनाकर जूता फेंका गया था, लेकिन गनीमत रही कि उन्हें जूता नहीं लगा। इजरायल ने आतंकियों पर नजर रखने के लिए एक जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च किया है। सैटेलाइट उपग्रह में स्थापित भी हो गया है। लंदन से मुंबई आ रहे जेट एयरवेज का संपर्क कुछ देर के लिए टूट जाने से हड़कंप मच गया। विमान का संपर्क एटीसी से करीब 30 मिनट तक कटा रहा था। सीरिया में हुए 2 कार बम धमाकों में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। मशहूर फिल्म डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने एक बार फिर छोटे पर्दे का रुख किया है और वो एक नया सीरियल बना रहे हैं। सीरियल का नाम है एवरेस्ट। शरद चंद्र के मशहूर उपन्यास देवदास पर एकता कपूर अब सीरियल बनाने की तैयारी कर रही हैं। मुंबई में हीरोइन दीपिका पादुकोण ने अपने फैंस के साथ रैंप पर कैटवॉक किया। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कोशादियान की रिलीज एक बार फिर टल गई है। अब ये फिल्म 11 अप्रैल के बजाय 9 मई को रिलीज होगी। और महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। ये फिल्म भूतनाथ का सीक्वल है। ठीक है, एक काम करते हैं, आपको पृथ्वी वापस भेजते हैं। वहाँ जाइए और 10-20 बच्चों को डरा दीजिए और अपना नाम क्लियर कर दीजिए। तेरे को भी तो क्या दी?